हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो वीडियो पसंद आया अगर आप लोग को, जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज भी करवाऊँगी, फुल टेस्ट, ठीक है। फुल टेस्ट मैं जीएस वर्ल्ड के भी करवाने वाली हूँ, आर का, ठीक है। तो पहला टेस्ट मैं लेके आई हूँ, फुल टेस्ट आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें कितने हैं, 200 प्रश्न हैं और मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में 200 प्रश्नों को करवा दूँ। लगभग 2 घंटे के आसपास का वीडियो आपका होगा, तो आप लोग एक धैर्य के साथ देखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो कई बच्चे देखना नहीं पसंद करते हैं। बट अगर आपको 200 प्रश्नों को कवर करना है तो 2 घंटे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आयोग का टाइमिंग क्या है, 3 आवर है। मैं 2 घंटे में इसको कवर करवा दूँगी आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है आप सभी के सामने दिल्ली सल्तनत से। तो हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को उसके सिंहासन पर बैठने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो हमें देखना है किसको। सबसे पहले हम देखेंगे रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड क्या था, और 1236 से लेके 1240 था। ये 4 सालों तक अपनी गद्दी पे बैठी थी, ठीक है। उसके बाद बलबन का टाइम पीरियड हम देख लेंगे। तो बलबन का क्या था, 1266 से लेकर के 1287 था। उसके बाद हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का, तो 1296 से लेकर के 1365 था, सॉरी 1316 था, ठीक है। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की हम देख लेंगे, तो 1325 से लेकर के 1351 था, ठीक है। तो हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले रजिया सुल्तान, फिर दूसरे पे बलबन, तीसरे पे अलाउद्दीन खिलजी और चौथे पे मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1 2 3 4 हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 को। इसमें दे रखा है कि भारत में मुगल शासन की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। किसके, मुगल शासन की स्थापना के संदर्भ में। पहला है कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है। तो ये कथन जो है आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है कि शेरशाह सूरी ने लगभग 2 दशक तक शासन किया और एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने 2 दशक तक नहीं, बल्कि केवल 5 साल तक किया था। 2 दशक में आपका 20 साल आ जाएगा, ठीक है। ये इसने केवल 5 साल तक किया था शासन, ठीक है। और इसी बीच इसने एक कुशल प्रशासन की शुरुआत कर दी थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक, विकल्प बी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। मध्यकालीन भारत के दौरान लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों को कलानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है हमें। तो कलानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है जो मध्यकालीन के दौरान लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो पहला हम देखेंगे हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी आपकी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 में। उसके बाद देखेंगे पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। उसके बाद प्लासी की लड़ाई हम देख लेंगे। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 में। और उसके बाद चौसा की लड़ाई कब हुई थी, 1539 में, ठीक है। एक चीज़ और देख लेंगे, हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी, वो अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी हल्दी घाटी के। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में। प्लासी की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो नवाब सुजाउद्दौला और ब्रिटिश, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश की विजय हुई थी। चौसा की लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो चौसा की लड़ाई हुई थी आपकी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। अच्छा, हम सही उत्तर देख लेंगे। इस क्रम के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1, फिर 3। 2 4 1 3 किस में है हमारा, तो 2 4 1 3 विकल्प ए में है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि राजस्व संग्रह के लिए जब्ती प्रणाली जारी की। तो भूमि राजस्व संग्रह के लिए जब्ती प्रणाली किसने जारी की थी, तो हम देखेंगे इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपका, विकल्प सी, ठीक है। अकबर ने जारी की थी, ठीक है। भूमि राजस्व संग्रह के लिए जब्ती प्रणाली जो है वो अकबर ने जारी की थी। तो आपका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि भक्ति और सूफी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला कथन देख लेते हैं कि भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा को खारिज कर दिया। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, खारिज नहीं किया था, ठीक है। हालांकि तुलसीदास और मीराबाई जैसे कुछ संतों ने इसका समर्थन भी किया था, तो इस वजह से आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि कबीर और गुरु नानक दोनों ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया, तो ये सही है। तीसरा है आपका कि सूफी संतों ने वहदत अल वजूद मतलब अस्तित्व की एकता की अवधारणा का पालन किया, तो ये भी आपका सही है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 2 और 3। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित मुगल सम्राटों को उनके शासनकाल के क्रम में कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड हम देख लेते हैं। इसमें बहादुर शाह प्रथम का क्या था टाइम पीरियड? तो बहादुर शाह प्रथम का था 1707 से लेकर के 1712। जहांगीर की बात कर लें तो जहांगीर का क्या था टाइम पीरियड? 1605 से लेकर के 1627। ठीक है। औरंगजेब की हम बात कर लें तो औरंगजेब का क्या था? 1658 से लेकर के 1707। उसके बाद मोहम्मद शाह की हम बात करेंगे तो मोहम्मद शाह का क्या था? 1719 से लेकर के 1748। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या आएगा। सबसे पहले आएंगे जहांगीर आएंगे। ठीक है, 2। उसके बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या होगा आपका? 1 और 4। 2 3 1 4 होगा। तो 2 3 1 4 हमारा किस में दे रखा है? तो विकल्प ए में दे रखा है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे, शिवाजी और मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला है कि शिवाजी ने अष्टप्रधान की प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ये जो हमारा कथन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अष्टप्रधान प्रणाली की शुरुआत की थी। दूसरा है कि शिवाजी की राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी सिद्धांतों पर आधारित थी। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इनकी राजस्व प्रणाली थी वो रैयतवाड़ी सिद्धांतों पर आधारित ना होकर के जो उत्पादकता होती थी उसके आकलन पर आधारित था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा था कि उन्होंने दुश्मन के इलाकों पर अतिरिक्त कर के रूप में चौथ और सरदेशमुखी लगाया। तो ये भी सही है। तो 1 और 3 आपका सही है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अकबर के अधीन मनसबदारी प्रणाली की विशेषता नहीं थी? हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मनसबदारी जो अकबर के अधीन जो था मनसबदारी व्यवस्था प्रणाली का विशेषता नहीं है, इसमें हमको बताना है। तो हम देखेंगे कौन सा हमारा हो जाएगा। जो राजस्व संग्रह के लिए मनसबदारों को वंशानुगत जागीरें दे दी गई थी, ये नहीं है। जबकि सैन्य प्रशासनिक कौशल के आधार पर मनसबदारों की नियुक्ति की जाती थी, ये सही है। प्रत्येक मनसबदार को एक निश्चित संख्या में सैनिक रखने होते थे, ये भी सही है। और मनसबदारी प्रणाली का उपयोग बाद में मुगल सम्राटों द्वारा भी किया गया। अच्छा, यहाँ पे जो वंशानुगत जागीरें नहीं थी, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वंशानुगत के आधार पर नहीं बल्कि जो विशेषज्ञता था, ठीक है, उसके आधार पर नियुक्ति की जाती थी कि कौन कितना विशेषज्ञ है। ओके, आगे हम देखेंगे कि भारत में बौद्ध धर्म के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके संबंध में? बौद्ध धर्म के संबंध में। पहला कि अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान राजगिरी में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिषद के दौरान महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिषद हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था और उसमें विवाद हुआ था, लेकिन महायान बौद्ध धर्म बाद में उभरा, यहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है आपका? कनिष्क के अधीन चतुर्थ बौद्ध परिषद ने थेरवाद और महायान संप्रदायों के बीच विभाजन को जन्म दिया था। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है। तो हम देखेंगे सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1 और 3। आगे हम देखेंगे कला और संस्कृति में गुप्त काल के योगदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन हम देखेंगे कि शिखर शैली के मंदिरों की अवधारणा पहली बार गुप्त काल के दौरान उभरी। ठीक है, तो ये कथन आपका सही है कि जो शिखर शैली मंदिरों की अवधारणा थी वो पहली बार गुप्त काल के दौरान उभरी थी। ठीक है। दूसरा है कि कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान लिखा गया। तो इसमें क्या दे रखा है? जो कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम था वो समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में नहीं हुआ था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कि अजंता की प्रसिद्ध पेंटिंग प्रारंभिक गुप्त काल की है। तो जो अजंता की प्रसिद्ध पेंटिंग है, ठीक है, वो गुप्त काल के 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है। ठीक है, प्रारंभिक की नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही क्या होगा? केवल एक सही होगा, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 में निम्नलिखित शिलालेखों को उनकी रचना की कलानुक्रमिक रूप क्रम में व्यवस्थित करना है हमको। तो हम पहले देखेंगे कि हाथी गुफा शिलालेख जो है वो कब हुआ? वो 2री शताब्दी में हुआ। 1 मिनट, ये कब हुआ? 2nd शताब्दी में हुआ। उसके बाद उसके बाद क्या है? मेहरौली स्तंभलेख दे रखा है। मेहरौली स्तंभलेख 4th में हुआ। ठीक है, 4th शताब्दी। ये ईसा की बात हो रही है, ईसा पूर्व की नहीं बात हो रही है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। सॉरी, ये ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है,
हाथी गुफा जो शिलालेख था वो ईसापुर में। और मेहरौली की हम बात करें तो मेहरौली का कब हुआ था, 1 मिनट माफ़ी चाहती हूँ, फिर से देख लीजिए। हाथी गुफा शिलालेख जो है इसकी ये कब हुआ, इसकी रचना 2री शताब्दी के ईसापुर में, ठीक है, ये ईसापुर में हुआ। और उसके बाद क्या है, मेहरौली है आपका, तो मेहरौली का कब हुआ, 5वीं शताब्दी ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ लेख की बात करें तो ये 4वीं शताब्दी ईसा में हुआ था, ठीक है। उसके बाद एहोल शिलालेख की हम बात कर लेते हैं, तो एहोल का कब हुआ था, 634 ईसा में, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हाथी गुफा आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, तीसरा आएगा, तीसरा मतलब 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2, 4 किस में है, तो 1, 3, 2, 4 हम देखेंगे विकल्प ए में है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। संगम युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। संगम युग में आ गया, उस पर हमें विचार करना है। संगम साहित्य में मुख्य रूप से संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ शामिल हैं, ठीक है। पहला दे रखा है कि संगम साहित्य में मुख्य रूप से संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ शामिल हैं, तो ये कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। इसमें जो है संगम साहित्य में तमिल में लिखा गया है, संस्कृत की बात नहीं है यहाँ, तो ये गलत हो जाएगा, संस्कृत में नहीं लिखा गया है। दूसरा है कि तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई उस काल की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी देती हैं, तो ये सही है। तीसरा है आपका संगम राजनीति पर 3 प्रमुख साम्राज्यों चोल, चेर और पांड्य का प्रभुत्व था, ये भी सही है। तो हमारा विकल्प बी 2 और 3 सही होगा, ओके। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो इसने ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को स्थापित की, ये सही है आपका, ठीक है। दूसरा है कि इसने भारत के प्रशासन की निगरानी के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया, ये भी सही है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल और अन्य प्रेसिडेंसी पर अधिक सैन्य और राजनीतिक शक्ति दी, तो ये भी क्या है आपका सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, क्योंकि सारे सही हैं, ओके। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14। बेसिन की संधि जो 1802 में हुई थी वो अंग्रेजों और किस भारतीय शासक के बीच में हुई थी, तो ये अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी, ठीक है, बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के संबंध में हमें निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो हम देखेंगे कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो ये 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी, ठीक है, 8 अप्रैल 1857। अच्छा, विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था, तो ये किया गया था 11 मई कब, 1857 को। कानपुर नरसंहार कब हुआ, तो कानपुर नरसंहार हुआ जून 1857 को। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर फिर कब्जा कब हुआ, तो ये हुआ था सितंबर 1857 को। तो सबसे पहले हमारा कौन सा घटना हो जाता है, सबसे पहले होगा आपका मंगल पांडे को फांसी दी गई, ठीक है। तो पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, विकल्प ए हमारा सही उत्तर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो इसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की, ठीक है, इसने क्या है भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की, तो ये जो आपका सही है पहला कथन। दूसरा है कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विधान परिषद में भारतीयों को शामिल करने का अधिकार दिया, तो ये भी कथन आपका सही है। तीसरा है कि इसने भारत में द्विसदनात्मक विधायिता की नींव रखी, तो ये जो कथन है आपका वो गलत हो जाएगा। ये कब हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1919 के दौरान हुआ था, ना कि 1861 के दौरान, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है आपका, तो विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र को शुरू किया था, तो इसमें हम देखेंगे कि द हिंदू, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, किसके द्वारा, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इंडियन ओपिनियन की बात हम करें तो ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। उसके बाद द लीडर की बात करें तो द लीडर किसके द्वारा शुरू किया गया था, मदन मोहन मालवीय,
मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। यंग इंडिया किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया भी गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें बी और डी दोनों सही होगा आपका। तो ठीक है, आपका ये बी भी सही है और डी भी सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन सेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 18 नंबर हम देखते हैं, होम रूल आंदोलन 1816 से 17 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो हम देखेंगे कि इसमें पहला कथन है कि इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा इनिवेशंट से अलग की गई थी। तो ये जो है आपका गलत होगा, ठीक है। पहला कथन है जो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि तिलक और बेसेंट 1916 में अलग अलग होम रूल आंदोलन की शुरुआत किए थे। सॉरी, एक मिनट। तो हाँ, अलग अलग किए थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। दोनों ने किया था और 1916 में, लेकिन अलग अलग किया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि इस आंदोलन में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी इसमें, केवल स्वशासन की बात की गई थी, स्वशासन, ठीक है। अच्छा, तीसरा है ब्रिटिश सरकार ने तिलक और बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण व्यापक विरोध हुआ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? 1 और 3 होगा, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर है। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। 19 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे क्रिप्ट मिशन की विफलता के तुरंत बाद शुरू किया गया था। तो ये एकदम सही है आपका, ठीक है। दूसरा कि इस आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ये गलत हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया था। तो ये भी गलत है, ठीक है। इसी के विरोध में आंदोलन हुआ था, तो ये समर्थन नहीं हुआ था बल्कि विरोध हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप 1943 में सत्ता का सीधा हस्तांतरण हुआ। तो सत्ता का सीधा हस्तांतरण 1947 में हुआ था, ना कि 43 में। तो ये भी गलत हो जाएगा, सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 1773 के विनियमन अधिनियम के बारे में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, ठीक है। इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, तो एकदम सही है। इसने बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली को पूरी तरह से ही समाप्त कर दिया। तो ये आपका जो कथन है ये गलत हो जाएगा। पूरी तरीके से नहीं हटाया था, बल्कि आंशिक रूप से हटाया गया था इसे, आंशिक रूप से, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है आपका, बंगाल में राज्यपाल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो जो बंगाल का राज्यपाल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया था? वो इस दौरान नहीं किया गया था, बल्कि बंगाल के राज्यपाल को भारत का नहीं बल्कि बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। भारत का नहीं बल्कि बंगाल का नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। पहला केवल एक सही है आपका, तो सही उत्तर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 1813 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला कथन हम देख लेते हैं कि इसने बंगाल में गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया। तो ये सही है आपका, ठीक है। दूसरा है आपका, इसने भारत में सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत पेश किया। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने जो है सिविल सेवाओं के लिए खुली स्पर्धा का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे पेश कब किया गया था? इसे पेश किया गया था 1853 में। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत किया गया था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। इसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। तो व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, ये कथन आपका सही है। 1 और 3 सही है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला कथन देख लेंगे हम कि 1858 के अंत तक विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया गया था, इसमें दे रखा है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि विद्रोह के तुरंत बाद व्यवगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक है। विद्रोह के तुरंत बाद व्यवगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। तीसरा क्या है कि ब्रिटिश क्राउन ने भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। तो ये भी सही है। तो हमारा 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं पर कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है हमें। तो पहला क्या है आपका? पहला है कि रॉलेट एक्ट। तो ये कब हुआ? रॉलेट एक्ट मार्च 1919। उसके बाद हम देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल। आप सभी को पता होगा, कई बार आपने रटा होगा, इसको एग्जाम में भी पूछा गया है, 1919, ठीक है। असहयोग आंदोलन की हम बात करें तो अगस्त
1919। उसके बाद सॉरी, असहयोग आंदोलन जो था आपका कब हुआ था, ये 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, अगस्त 1919 में। तो हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा, इसका सही क्रम हो जाएगा इसका 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 किस में है, तो 1 2 4 3 हमारा विकल्प सी में है, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हम देखेंगे, हमें दिया गया है प्रश्न संख्या 24 में क्या कि सुमेलन करना है, हमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो केसरी जो है वो किससे संबंधित है, तो केसरी आपका है संबंधित बाल गंगाधर तिलक से, तो ये आपका सही है। ठीक है, द हिंदू किससे रिलेटेड है, तो द हिंदू है, द हिंदू जो आपका था उसकी शुरुआत सुब्रमण्यम भारती ने नहीं, सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। अभी हमने पहले ही देखा है इस प्रश्न को। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित था, तो ये सही है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष से, तो ये भी आपका सही है। तो 1 3 4 किस में है, विकल्प बी में है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की निम्नलिखित में से कौन सी मांगे थी। तो जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी मांगे थी कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका। तो उसमें हम देखेंगे कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, तो ये सही है आपका। दूसरा है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, ये भी सही है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है हमें। तो पहला क्या है, महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत। ठीक है, इसका कब हुआ था, शुरुआत कब हुआ था इसका, हम देखेंगे। ये हुआ था 1822, 1822। ठीक है, बाद में ये 1833 और 1835 में भी संशोधित हुआ था महलवारी बंदोबस्त। अच्छा, अवध का विलय कब हुआ था, अवध का विलय आपका हुआ था 1856 में। ठीक है, वुड डिस्पैच की शुरुआत कब हुई थी, 1854 में। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ, ये हुआ 1878 में। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 3 2 4, 1 3 2 4, विकल्प बी, विकल्प बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ब्रिटिश शासन से संबंधित है। इल्बर्ट बिल 1833 का मुख्य उद्देश्य क्या था।